और इसी बीच आपको बता दें कि नशीली शराब केस के आरोपियों को पुलिस रिमांड मिली। आरोपियों को लखनऊ जेल से ले जाया जा रहा है। आलोक सिंह और अमित सिंह को पुलिस ले जा रही है। 14 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में रहेंगे। आरोपी कोडीन केस के आरोपियों से पूछताछ किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, नशीली शराब केस में आरोपियों को पुलिस रिमांड मिली है और ईडी की तरफ से ईडी का ये अटैक है। देखिए कहां रेड पड़ी है ये भी आपको बता देते हैं। लखनऊ, वाराणसी, रांची, अहमदाबाद, जौनपुर, सहारनपुर, ये वो जगह है जहां पर रेड डाली गई है। ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। नशीली कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट पर रेड मारी गई है। आरोपियों के 25 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। जगह कौन कौन सी है ये भी हमने आपको बताया। लखनऊ, वाराणसी, रांची, अहमदाबाद, जौनपुर में रेड है। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी पर भी ईडी की तरफ से ये रेड डाली गई है। यूपी के कफ सिरप कांड में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। सिरप सिंडिकेट के 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। बता दें कि लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद, जौनपुर, सहारनपुर और रांची के ठिकानों पर रेड डाली गई। लखनऊ में आरोपी आलोक सिंह की आलीशान कोठी पर छापा मारा गया, जो इस समय एसटीएफ की गिरफ्त में है। इस पूरे घर की पैमाइश होने जा रही है। ईडी की टीम जो बैठी है वो आकलन करने में कहीं न कहीं उसको दिक्कत हो रही है। आकलन ठीक से कर नहीं पा रही, तो ऐसे में एक व्यक्ति को बुलाया गया जो जिसके अंदर थोड़ा इंजीनियरिंग के भी कुछ गुण हो। वो इस पूरे घर की सही पैमाइश करेगा। जो आलीशान मकान है, ये जो लग्जरी मकान है, ये जो रसूख से बनाया गया नशीली कोडीन युक्त कफ सिरप से जो ये अर्जित की गई जो धनराशि है, जिसका रैकेट भारत ही नहीं दुबई तक फैला है, नेपाल और बांग्लादेश तक फैला है, उसमें कितनी संपत्तियां सिर्फ एक मकान से कहा जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे प्लाट हैं। वहीं अगर सिरप सिंडिकेट के किरदारों की बात करें तो सिंडिकेट का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल है, जो फरार चल रहा है। माना जा रहा है कि वो दुबई में है। दूसरा किरदार है शुभम के पिता भोला प्रसाद, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और तीसरा बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, जो शुभम का सहयोगी है, उसे भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं शुभम के दोस्त विष्णु अग्रवाल पर ईडी शिकंजा कस चुकी है। सिरप सिंडिकेट में अब तक लिए गए एक्शन पर नजर डालें तो पिछले 2 महीनों में दर्ज 30 से ज्यादा एफआईआर के आधार पर कोडीन आधारित कफ सिरप के अवैध भंडारण, परिवहन, व्यापार और सीमा पार व्यापार से संबंधित ECIR दर्ज है। अब तक इस मामले में 32 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस अपराध से मिली धनराशि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यूपी सरकार ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। वहीं एक तरफ सिरप सिंडिकेट को लेकर एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ सूबे की सियासत भी गर्म है। धनंजय सिंह ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार किया, जिन्होंने धनंजय सिंह को कोडिन भैया का टैग दिया था। 3 FIR करताओं में 3 लोगों के साथ उसकी तस्वीर है, तो उसी से पूछे उसने नामकरण अपने लिए किया होगा। समझ रहे हैं। और एक तो वीडियो चल रहा था, मैं कट्टा है कट्टा तना रहेगा कर रहा था उसमें। उसको दिखाऊं क्या? मैं आपको दिखा दीजिए। तो जो उसमें एक कोई लड़का है जो उसमें अभियुक्त, उसके खिलाफ FIR अमर पांडे, कितनी दोस्ती उसके साथ है उसकी, उसको देखिए, समझिए। काबिले गौर है कि कफ सिरप की सप्लाई नेपाल और बांग्लादेश तक होने के सबूत मिले हैं। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को देखते हुए ईडी एक्टिव है और सिरप सिंडिकेट पर करारा प्रहार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ने आज बड़ी कार्रवाई की है और ये जो और राघवेंद्र हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। राघवेंद्र, इस खबर को लेकर आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए लगातार यहाँ पर ईडी की जो छापेमारी है वो कंटिन्यू जारी है और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, यानी उत्तर प्रदेश में 4 ठिकानों पे, राजधानी लखनऊ, सहारनपुर, बनारस और जौनपुर, ये लखनऊ के 4 शहर हैं, साथ ही रांची और गुजरात, कुल मिलाकर 25
ऐसे स्थान हैं जहां पर ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। वो पुख्ता सबूत मिले हैं, वो हवाला की जो पूरा जो रैकेट है, पैसे को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता था, कैसे हजार करोड़ रुपए का वारा न्यारा किया गया है, इन सब का था पता पूरी तरह से ये ईडी लगा रही है। देखिए मैं यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो पूरा आलीशान जो मकान है, अब अंदर से ये पहले तो ये एक गेट खुला हुआ था, लेकिन अब इस गेट को भी बंद कर लिया गया है। चूंकि ईडी के जो कर्मचारी हैं, जो दर्जन भर कर्मचारी जो सिक्योरिटी सुरक्षा के साथ जो अंदर मौजूद हैं, उन्होंने अभी दोपहर का लंच भी मंगाया। खुद हम लोगों ने देखा कि कैसे उसमें पूरी तरह से फल थे, अमरूद थे, केला था, और खाने के लिए सब्जियां थी, पूड़ियां थी, बहुत सारी चीज़ें अंदर गई हैं। तो वो लोग लंच भी करेंगे और इससे लगता है कि वो काफ़ी समय यहाँ बिताने वाले हैं। चूँकि एक तरफ जो आलोक सिंह है, जो STF का बर्खास्त जो सिपाही है, वो कहीं न कहीं जो SIT गठित है और जो STF है उसको रिमांड में लेके 14 दिन उससे पूछताछ करेगी। इधर ईडी भी पूरे इस स्रोत का पता लगाने में लगी है। अंदर कहीं न कहीं मीटर लेकर कर्मचारी अंदर गए हैं, जो पूरे इस जमीन की पैमाइश करेंगे, इस पूरे घर का आकलन करेंगे। इसके साथ ही और भी कहां-कहां ये लोग जो पैसा जो डाइवर्ट होता है, कहां-कहां किन संपत्तियों में पैसा लगाए हैं, कितने इनके पार्टनर हैं, कितने इनके और भी अड्डे हैं, कहां-कहां ये लोग पूरी तरह से ये जो नशीली जो कफ सिरप है इसको स्टोर करते थे, कैसे-कैसे किन गाड़ियों से किन माध्यमों से ये बाहर तक पहुंचाते थे, नेपाल या बांग्लादेश या यूं कहे दुबई, जहां पर शुभम जायसवाल बैठा हुआ है, जिसके पिता तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन शुभम ने वीडियो भी जारी किया था। उसको वो कह भी रहा था कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझे गिरफ्तार न हो जाता, इसलिए मैं भाग गया। तो कहीं न कहीं उसके भी पीछे पुलिस पड़ी हुई है कि उसको भी लाना है, चूंकि मेन मास्टरमाइंड शुभम को बताया जा रहा है। लेकिन ये जो सारे लोग हैं, चूंकि आलोक सिंह पहले ही अपने कैरेक्टर के कारण STF से बर्खास्त कर दिया गया था और आके उसने यहाँ पे एक फर्म डाली और इस पे इसने ये काम किया, जिसका उदाहरण भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल कि जिस तरह की कमाई बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से मानी जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राघवेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे थे। आपको बता दें कि कफ सिरप विवाद से चर्चा में आए पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने खुद को बेकसूर बताया है। सुनिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद धनंजय सिंह हैं। सर, क्या कहेंगे? अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे? आप भी उस सीन को देखे होंगे। देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से उठा रहे हैं नाम नहीं लिया, लेकिन तस्वीर मेरी चलवाई। नाम लेके बोलते तो और अच्छा रहता, मैं तो उनका नाम लेके ही कहूँगा। और उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने देखा। आप लोग हो सकता है कवर करने गए हों। कहीं भी अखिलेश जी इतने अगर संवेदनशील विषय था तो इतनी संवेदनहीनता नहीं दिखानी चाहिए थी। वहाँ हंसते हुए नहीं करना चाहिए। अगर बच्चों की मौतों की आप बात कर रहे थे तो कम से कम आपको हंसते हुए नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। आप सीरियस होकर करते, दिखता कि यहाँ कोई गंभीर विषय। इसका मतलब अखिलेश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें मालूम है, तमाम अधिकारी उनके भी परिचित होंगे, उनको सारी चीज़ पता होगी, सब फेक है। राजनीतिक फ़ायदे के लिए हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राजनीतिक फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, सरकार की छवि खराब करने के लिए कर रहे हैं। अरे सरकार की छवि खराब करना, सरकार से लड़ रहे हो, हम तो सरकार बनने नहीं जा रहे हैं। मुख्य प्रतिद्वंदी दल आप हो यहाँ पर, नेता प्रतिपक्ष आपके हैं यहाँ पर विधानसभा में। आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ो, धनंजय सिंह से क्या लड़ रहे थे? तो धनंजय सिंह को इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं होगा इस बात की कि उनकी 2003 में सरकार जब बनी थी, उस सरकार को हम लोगों ने बनवाया था, तो उनको कहीं ना कहीं लगता होगा कि हम हर विषय पे हमारा नाम लेने का प्रयास करते हैं, हर जब भी होता है मेरा नाम ले लेते हैं। यानी कि नाम आपका ले रहे हैं, निशाना कहीं और है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, निशाना बेसिकली क्या है कि आप देख रहे होंगे कि विगत कुछ वर्षों जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, अगर मुख्यमंत्री न रहे होते तो मैं ऐसे सवाल न करता उनसे कि आपने प्रदेश को चलाया है। क्या आप जब प्रदेश चला रहे थे तो क्या उस समय क्षत्रियों को टारगेट करके परेशान कर रहे थे आप? आज आपकी बोली भाषा से तो यही लगता है। तो आप प्रदेश के मुखिया, आप तिरंगे के नीचे, समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे नहीं सरकार चलाते हैं। आप तिरंगे के नीचे चलाते हैं और प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए चलाते हैं। हर नागरिक के प्रति आपकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सपा का कार्यकर्ता उसके लिए ज़्यादा हो गई और दूसरे के लिए कम हो गई। तो अगर आपकी यही भाव हैं तो आप दूसरे के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हो? आप इसका मतलब आप जो है गैर जिम्मेदाराना पॉलिटिशियन के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हो। जी, आपका सर एक इस पूरे मामले में आपके एक ट्वीट आया था, आपने आगे बढ़ के ये बात कही थी कि मैं खुद चाहता हूं कि प्रदेश सरकार CBI की जांच करा ले इस पूरे मामले में। क्यों आपको ऐसा कहना पड़ा? देखिए, पहले तो मैं भी नहीं समझ पाया। जिस तरीके से इन लोगों ने, हमको लगा कोई बहुत बड़ा विषय है, क्या हो गया है,
तो मुझे लगा कि जब इंटर स्टेट इश्यूज की बात आई तो मैंने कहा सीबीआई जांच करे जी। और फिर जब इन लोगों ने कहा कि क्या कहते हैं नशीला है, दवा नशीली, हमें उतनी जानकारी उस समय तक कोई जानकारी नहीं थी। हुई, कितना हल्ला हाँ, हो गया उसके कि बाद मौत हो गई, सारी बात हो गई। हाँ, अब सरकार कह रही है एक भी मौत नहीं हुई। नशीली दवा का भी था। उसके बाद बताया गया कि बांग्लादेश स्टेट, इतना कोई जानकारी नहीं थी। बाद में हमने इसके पूरा जानकारी की, लोगों से बात की, पढ़ा, इस विषय में सारी चीज़ों को एकत्रित किया। मध्य प्रदेश की क्या घटना है, राजस्थान की क्या घटना है, तो सारी चीज़ों को जब हमने कंपाइल किया तब मुझे लगा कि ये लोग एकदम नाजायज़ रूप से मुझे मेरी इमेज को मलाइन करने के लिए, क्योंकि पंचायत के भी चुनाव आ रहे हैं, फिर असेंबली के चुनाव आ रहे हैं, उस वजह से ये लोग इस तरीके का टारगेट कर रहे हैं मुझे। जो लोग इस समय मेरा चेहरा दिखा के उत्तर प्रदेश सरकार को टारगेट करने या भारत सरकार को, कांग्रेस का तो प्रदेश अध्यक्ष सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे थे, पीएमओ को टारगेट कर रहे थे कि पीएमओ का कोई अधिकारी मिला हुआ। तो ऐसे सभी लोग, इसीलिए मैंने कहा सीबीआई जांच होगी तो जो लोग इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी किए हैं, अगर इस पर अंकुश नहीं लगे, प्रवृत्ति खराब है, किसी की इमेज बड़ी मुश्किल से बनती है। आप 2 मिनट में उसको इस तरीके से हवा बना के सोशल मीडिया हैंडलर जो पैसे पे बिकने वाले लोग हैं, छोटे छोटे पैसे बिक जाने वाले लोग, उन लोगों को लेके आप परसेप्शन क्रिएट करा रहे हो।